नमस्कार। बीपीएससी स्पेशल की क्लास में आप लोगों का बहुत वेलकम है। और आज हम लोग का टॉपिक जो होगा वो है कला और संस्कृति। बिहार स्पेशल संबंधित आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, रिवीजन का समय चल रहा है। यदि आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ लिखना है और मैं बहुत तेज़ हूँ, तो आप लोग अपना पॉज करके थोड़ा सा बाकायदा स्क्रीन पर जो भी चीज़ें दिख रही होंगी वो आप लिख लीजिए। पीपीटी के फॉर्म पर सब है, इसलिए आप आराम से साफ तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कला और संस्कृति। और आज का कला और संस्कृति एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट होता है, कई प्रकार की चीज़ें उसमें होती हैं। संगीत भी है, नाटक भी है और हास्य शिल्प भी होता है कला और संस्कृति में। फिर क्या कहता है, जितने भी आपके गुफा कला हैं, पुरातत्व से संबंधित जो स्मारक या भवन कला है वो भी आते हैं। लेकिन आज हम लोगों का मेन जो होगा फोकस वो लोकगीत पर है। ठीक है, तो लोकगीत पर डेडिकेटेड बिहार की कला और संस्कृति की पहली क्लास है यह। कला और संस्कृति की पहली क्लास और पहला टॉपिक, उसमें हम लोग लोकगीत को देखेंगे। पहले मैं बता देता हूं कि लोकगीत को हम लोगों ने कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, जैसे गाथा गीत, संस्कार गीत, ऋतु गीत, जाति गीत या जाति संबंधित गीत, बाल क्रीड़ा से संबंधित जो बच्चे खेलते हैं उस समय जो गीत गाया जाता है, और पेशा या व्यवसाय गीत। इन सब सेक्शंस को हम लोग डील करेंगे और एक एक करके सब पर जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आते हैं गाथा गीत। गाथा गीत के बारे में मैं एक दो लाइन आपको बता देता हूँ। बेसिकली गाथा गीत जो होता है वो किसी पर्टिकुलर एक इंसान की वीर जो गाथाएं हैं उसके लिए गाया जाता है और आगे चलकर वह उस समाज, उस क्षेत्र की प्रमुख गीत बन जाता है। जैसे बुंदेलखंड के क्षेत्र में अल्हा और उदल उस क्षेत्र का है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बीपीएससी के हिसाब से। लेकिन हम लोग बिहार की गाथा गीत के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ के वीर लोगों पर जो गीत बने हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कुंवर ब्रजभार। यह हम लोगों का पहला है और यह नाथपंथी शैली से प्रभावित गाथा है। ये गाथा मतलब स्टोरी, तो ये नाथपंथी शैली से प्रभावित गाथा है। इसमें करुणा रस और वीर रस, यानी करुणा भी है और वीर रस दोनों की प्रधानता है। बिहार में इसे कई जगह पर सौरठी ब्रजभार भी कहा जाता है। याद रखेंगे, सौरठी ब्रजभार। यह कथा एक युवराज के साहस की गाथा है जो अपने अधिकारों को पाने के लिए अपनी सामंती शत्रुओं से युक्तिपूर्ण युद्ध करता है और अंत में विजयी होता है। यह गाथा बिहार के सीमांत प्रदेश, जो है ना सीमांत एरिया वाला क्षेत्र है, वहां पर गाई जाती है। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा कुंवर ब्रजभार। पहले आपको यह जानना है कि यह गाथा गीत के अंतर्गत बिहार में है और जो बातें इसमें कही गई आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। दूसरा है लोरिकायन। लोरिकायन एक बृहद गाथा गीत है, इसको पहले समझे, एक ब्रॉड गाथा गीत है। इसे लोरिक मनियार भी कहा जाता है, लोरिक मनियार। इसके गायकों में प्रायः अहीर जाति के लोग होते हैं, मतलब कि अहीर जाति जिसको आप यादव कहते हैं, यादव तो टाइटल होता है, अहीर जाति के लोग। और इस कथा का जो नायक है लोरिक, वह भी किस कास्ट का था, वो भी अहीर जाति से ही संबंधित था। यह गाथा बिहार में भाषा व्यापी है, मतलब कई भाषाओं में इसको गाया गया। ऐसा नहीं किसी एक विशेष भाषा में, चाहे वह मैथिली हो, मगही हो या भोजपुरी हो, सब भाषाओं में इस व्यक्ति की, अहीर जाति से संबंधित इस वीर पुरुष की, लोरिक की गाथाएं गाई गई है। इसमें इस कथा में इस नायक की यानी कि लोरिक की जीवन संघर्षों का वर्णन है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। लोरिकायन के बाद अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो गाथा गीत है उस पर आते हैं, हिरनी बिरनी। यह गाथा गीत पोषण सिंह नामक एक व्यक्ति की है। पोषण सिंह, जिसके चरित्र और पत्नी प्रेम का सारा समाज के नाम है। इसकी चरित्र और इसका जो पत्नी प्रेम है ये पूरे सारे समाज के लिए एक आइडल है।
इसके चरित्र को गिराने का प्रयास जब इसी की दो नटनी बहनों ने किया था, हिरनी और बिरनी, ये बहनें थी उसकी नटनी बहनें, लेकिन पोषण सिंह ने अपने चरित्र पर अडिग रहा। आगे चलकर जब इन दोनों बहनों ने इसके पुरुषार्थ को ललकारा, उसके पौरुष को जब ललकारा पोषण सिंह के, तो पोषण सिंह ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके उन बहनों को पराजित किया। और इसी पर यह कहानी है हिरनी बिरनी। आगे है दीना भदरी, यह भी एक गाथा गीत है। अभी हम लोग गाथा गीत सेक्शन में। दीना भदरी, सॉरी, यह बिहार के सबसे निर्धन और विभीषिकापूर्ण जीवन जीने वाले मुसहर जाति के दो भाइयों दीना और भदरी की करुणा की कहानी। घोर अभाग्य और विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले इन दोनों भाइयों ने वीरतापूर्वक कार्य से कठिनाइयों का सामना किया, और इसी संबंधित ये पूरी की पूरी मुसहर जाति संबंधित ये गाथा गीत है। आगे आइए, नूनाचर, ये मिथिलांचल क्षेत्र में है, गाया जाता है नूनाचर, गाथा गीत है। इसका नायक है राजा करुणी। राजा करुणी इसका नायक है। राजा करुणी अपनी मामा, इसका मामा कंस के समान ही था, कि कुटिल षड्यंत्रों का शिकार होकर के घोर विपत्ति का यह सामना किया, लेकिन वह अपनी वीरता और साहस से मामा के षड्यंत्रों पर विजय प्राप्त करता है, और इसी की पूरी कहानी है नूनाचार। आगे है छतरी चौहान। यह मगही क्षेत्र में गाया जाता है गाथा गीत। ऐसा प्रतीत होता है कि मैथिली में जो नूनाचर है इससे यह प्रेरित है, क्योंकि नूनाचर में क्या आप देखिए, आपने देखा कि खुद मामा कंस की भूमिका अदा कर रहा है। यहां पर भी यह जो है नायक छतरी चौहान अपने मामा से पीड़ित है और उसके षड्यंत्र का शिकार होता है हमेशा, और उस पर विजय प्राप्त करता है। इसी की पूरी कहानी है छतरी चौहान, जो मगही क्षेत्र में होता है। विजयमल, यह भी एक रोचक गाथा गीत है। यह धुनिया के राजा धूरमल सिंह के बेटे विजयमल की विजय गाथा है, या मैं कहूँ गाथा। कहाँ के राजा थे? धुनधुनिया के राजा धूरमल सिंह के बेटे विजयमल। नाबालिग थे ये विजयमल। अजीब सी कहानी है इसमें कि नाबालिग उस समय छोटे उम्र में शादी हो जाती थी, तो इनकी शादी जो विवाह हुआ था वह हुआ था बावनगढ़ की राजकुमारी से तय हुआ। राजा धूरमल सिंह बारात लेकर जब बावनगढ़ पहुंचे तो वहां पर किसी बात पर विवाद हो गया अगले पक्ष से। तो विजयमल तो किसी ढंग से वहां से बचकर भाग निकले, लेकिन इनके परिवार के पिताजी सहित कई परिजनों को बंदी बना लिया गया। समय बीतता गया। जब यह युवा अवस्था में हुए तो इन्होंने बावनगढ़ पर आक्रमण कर दिया। अदम्य साहस और वीरता के आधार परिचय देते हुए बंदी पिता और परिजनों को मुक्त किया और अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आ गए। बड़ा रोचक कहानी है विजयमल की कहानी, इसको भी ध्यान में आप रखें। अगले पर आते हैं हम। अगला है सहलेश। सहलेश एक लोक कथा प्रेम रस पर आधारित और वीर रस, प्रेम रस और वीर रस दोनों पर आधारित एक लोक कथा है, और गाथा गीत के रूप में इसे गाया जाता है सहलेश, जिसमें नायक जो है साहस और वीरता का परिचय देता है। नायक का नाम ही है, यानी जो एक्टर है उसी का नाम है सहलेश। एक नौजवान होता है और एक दोना नामक एक लड़की है, मालिन कन्या है, मालिन जाति की कन्या है दोना, उससे इसको भी प्रेम हो जाता है और वह लड़की भी इससे प्रेम करती है। लेकिन यहाँ पर किसी फिल्म की तरह एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ट्रायंगल जनरेट होता है। और ट्रायंगल ये जनरेट होता है, त्रिकोण तब आता है जब एक अन्य युवक दोना को विवाह करना चाहता है। अब वह क्या करता है, सहलेश को अवरोध मानता है वह अपना कि यही बीच में खड़ा है। उसने सहलेश पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, कारागार में गया, फांसी की सजा हुई उस व्यक्ति को। लेकिन दोना ने युक्ति का परिचय देते हुए और साहस का परिचय देते हुए क्या किया, बहुत सारे ऐसे काम किए, उसको निर्दोष साबित किया, सहलेश को उसे मुक्त कराया और बाद में उससे शादी की।
इसी की यह रोचक कथा है। ध्यान रखेंगे, दोना और सहलेश की प्रेम कहानी की यह साहसपूर्ण कथा है। नाम है सहलेश, वीर गाथा। आगे आते हैं अगले पर। आगे है राजा हरिचंद। हरिचंद से आप ये बिहार में आकर थोड़ा सा नाम में परिवर्तन हो गया, लेकिन ये हरिश्चंद्र ही होता। क्या इस गाथा जगत में, यह गाथा जगत में सत्य का पर्याय बन चुके अयोध्या के नरेश, आपको पता ही है, हरिश्चंद्र से संबंधित है। उसे संबंधित यह गाथा गीत। बिहार में इस कथा का प्रादुर्भाव होने का मुख्य कारण यहाँ की हरिश्चंद्र का पुत्र रोहतास है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार और हरिश्चंद्र के बीच एक संबंध है। बिहार का जो पुत्र है, हरिश्चंद्र का जो पुत्र है रोहतास, वही आगे चलकर रोहतासगढ़ का राजा बनाएगा या रोहतासगढ़ पर राज करेगा, वहां का राजा बनेगा। यद्यपि इस गाथा में बिहार के राजा मोरध्वज की घटना से जोड़ दिया जाता है। कई बार इस गाथा को राजा हरिचंद्र की गाथा को यहाँ के बिहार के एक राजा मोरध्वज की घटना से भी जोड़ दिया जाता है। इसको भी आप जान लें, इसको भी आप यहाँ, और इसको गाने वाले लोग जो होते हैं, गवैये जो होते हैं, वो संख्या में कई होते हैं, और गाने वालों को नेटुआ कहा जाता है। याद रखेंगे, नेटुआ कहा जाता है इसके गाने वालों को। आगे आते हैं अगले। आगे है हम लोगों का जाति संबंधी कुछ गीत। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, जाति संबंधी कुछ गीत। आपको पता है भारत में, पूरे भारत में जातियां हैं, हिंदू जाति में विभक्त, बिहार में भी है। तो बिहार में गांव में रहने वाले प्रत्येक जातियों के अपने लोक देव, उनकी अपनी मान्यताएं होती हैं, उनका अपना वीरतापूर्वक गाथाएं होती हैं। तो उससे संबंधित जो गीत गाए जाते हैं, लोकगीत, उसे जाति संबंधी गीत की श्रेणी में आप रख सकते हैं, और सब जातियों के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिहार में अहीरों के द्वारा, खासकर याद रखेंगे, अहीरों के द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है विरहा गीत। ठीक है, इसे ही लोरिकी गीत भी कहा जाता है। लोरकी, याद रखेंगे, लोरिकी। तो बिरहा गीत को ही लोरकी गीत भी गाया जाता है। ये अहीर जाति बेसिकली गाती है, ध्यान रखेंगे इसको भी। आगे संस्कार गीत। देखिए, संस्कार जो है, संस्कार गीत, संस्कार यदि कहा जाए तो एक शास्त्रीय संस्कार, इसमें 16 संस्कार होते हैं। लेकिन वही संस्कार जब लोक जीवन में आया तो उसके साथ कई चीजें जुड़ गई। शास्त्रीय क्षेत्र में तो ऐसा नहीं हुआ कि उससे संबंधित कोई गीत बन पाया, लेकिन जब लोक क्षेत्र में जब यह गया विभिन्न क्षेत्रों में, तो जो संस्कार लोक क्षेत्र में डेवलप हुए, शास्त्रीय में तो 16 है, लेकिन लोक क्षेत्र में कहा जाए, लोक जीवन के क्षेत्र में कहा जाए, खासकर बिहार के क्षेत्र में कहा जाए, तो संस्कारों की संख्या 16 नहीं है। जैसे विवाह भी एक संस्कार है, मुंडन भी एक संस्कार है, यज्ञोपवीत भी एक संस्कार है, जब बच्चा पहली बार अन्न खाता है तो अन्नप्राशन, वो भी एक संस्कार है। उपनयन, जब बच्चा पहली बार पढ़ने जाता है, बाल छिलवाता है, तो उपनयन संस्कार होता है। ये सब संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं शास्त्रीय रूप से। लेकिन यदि क्लासिकली कहा जाए तो इसमें कोई खास गीत हुआ नहीं, लेकिन जब लोक जीवन से ये जुड़ा बिहार के खासकर, तो यहाँ पर कुछ संगीत और लोक संगीत इससे जुड़ा, तो विभिन्न संस्कारों पर कुछ गीतें आई, इसको हम लोग कह सकते हैं संस्कार गीत। ठीक है, लोक अनुष्ठानों में ही प्राय यह गाया जाता है, इसको आप ध्यान रखें। जातियों के द्वारा, जनजातियों के द्वारा, बिहार में मुसलमान के द्वारा भी संस्कार गीत गाया जाता है, खासकर मगही क्षेत्र में। याद रखेंगे, ये पॉइंट आपको ध्यान में, क्योंकि जनजातीय जाति तो गाती ही है, लेकिन जो खासकर लौकिक अनुष्ठान है उसमें यदि मैं आपसे कहूं तो बिहार में लौकिक अनुष्ठान के जो संस्कार होते हैं उसमें मुस्लिम भी कुछ गाते हैं, खासकर मगही क्षेत्र। जन्म के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा गीत है सोहर। याद रखेंगे, खासकर पुत्र के उत्पन्न होने के उल्लास और बधाई का भाव होता है। ठीक है, सोहर के पीछे केवल ऐसा नहीं होता कि पुत्र उत्पन्न हो जाए, तो कहीं ना कहीं सोहर का प्रभाव, जो भाव होता है, वो पहले से शुरू हो जाता है, जन्म से पहले कामना रहती है कि पुत्र ही। तो सोहर का संबंध जन्म से पहले और जन्म के बाद तक का है। ठीक है, उस समय गाया जाता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये गाया जाता है, इसे सोहर कहते हैं। इसका अपना एक विशेष राग, विशेष लय और छंद होता है। छंद का राग और लय तो आप समझ रहे, लय मतलब रिदम हो गया,
कितना आप किस लय में गा रहे हैं, क्या राग है वो तो समझ में आ रहा है। छंद का मतलब होता है कि जो वर्ड का अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है, पैराग्राफ कैसे है, कहाँ पर कट करना है, कहाँ पर अगला अध्याय जोड़ना है, कितनी बार किसको दोहराना है, इस सब चीजों को आप छंद कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें राग लय और छंद इसके अपने होते हैं। सोहर गीतों के छंद को सोहर छंद कहा जाता है। इसकी रचना मानी जाती है तुलसीदास के द्वारा की गई है, सोहर छंद की, यानी इस पैराग्राफ की और कैसे गाना है उन सब की। सोहर छंद आचार्य पिंगल द्वारा छंद शास्त्र का अनुग्रह नहीं करता है, क्योंकि देखिए छंद शास्त्र एक बहुत ही मैथमेटिकली लिखा गया रचना है, क्योंकि जब उसमें बताया गया कैसे डिजाइन होगा, कैसे वर्ड आएगा, कैसे आपको शुरुआत करना, कैसा वर्ड का अरेंजमेंट होगा, पहले पैराग्राफ में कितने वर्ड हो सकते हैं, दूसरे में कितने, उसने किस वर्ड को कितना बार रिपीट करना है, ये सब का वर्णन छंद शास्त्र में किया गया है। और जब एक पूरी तरह से उस पर आधारित, पूरे उस छंद शास्त्र पर आधारित जब एक गीत बनता है, तब आप कह सकते हैं कि वह पिंगल मुनि के छंद शास्त्र का अनुकरण करता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं। सोहर छंद पूर्णतः जो छंद शास्त्र जो पहले छंद पर, सबसे पहले छंद पर लिखी गई पुस्तक है, संस्कृत में लिखी गई। अच्छा, पिंगल के बारे में बोल दूं, कई जगह ऐसा बोला जाता है कि ये पाणिनि के भाई थे, लेकिन मुझे इस पर शक है, क्योंकि इनका 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का समय माना जाता है। पाणिनि उससे पहले के हैं, 5वीं शताब्दी के। ठीक है, छंद शास्त्र पर आगे चलकर हलायुद्ध ने, मैं आपको बता देता हूँ, हलायुद्ध जो राष्ट्रकूट शासक की राजधानी मान्यखेत में रहते थे कृष्ण तृतीय के दरबार में, उन्होंने इसको संरक्षण भी दिया, इसकी पूरी व्याख्या भी की और आगे चलकर इस पर टीका भी लिखा है छंद शास्त्र पर। ठीक है, आगे चलिए। जन्म के उपरांत, जन्म के समय, जन्म से पहले और जन्म के उपरांत सोहर गाया जाता है, खासकर पुत्र के जन्म। जन्म के उपरांत का एक गीत है जिसको बोला जाता है खिलौना। ये सर्वाधिक लोक है ना, खिलौना है जन्म के उपरांत, मतलब जन्म से पहले और जन्म के बाद है सोहर, और जन्म के उपरांत जो होता है बच्चों के जन्म के बाद वो होता है खिलौना। सर्वाधिक जो लोकगीत है जो संस्कार पर हुआ है भारत में, बिहार में, वह विवाह संस्कार पर हुआ है, इसको ध्यान रखें। विवाह संस्कार में आपको एक समरी गीत मिलेगा विवाह के अवसर पर, मिथिलांचल प्रदेश से संबंधित यह है। कोहबर गीत, कोहबर आपको पता ही, जहां पर मांगलिक कार्य किया जाता है मिथिलांचल क्षेत्र में, जहां पर विवाह के समय में जो मांगलिक कार्य होता है उसको कोहबर बोलते हैं, और वहां पर जो गीत गाया जाता है उसे कोहबर गीत बोलते हैं। ये मिथिलांचल क्षेत्र में प्रसिद्ध है। डोमचक भी एक नाटक संगीत है जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। बेसिकली यह कब गाया जाता है, ये किसके द्वारा गाया जाता है, मैं बता देता हूँ। यह वर पक्ष की ओर से महिलाएं गाती हैं, वर पक्ष, खासकर जब वर चल जाता है बारात लेकर के, उसके बाद वर पक्ष की महिलाएं समाज में या घर में जो गाना गाती है उसको डोमचक कहता है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई जरा समझ लीजिए। पहले क्या होता, पूर्व काल में लड़के की बारात जाने के बाद डोम और डोमनियों के द्वारा खेल खेला जाता था, इस कारण से डोमचक इसका नाम दिया गया। पहले बारात चलाते थे तो उस एरिया के डोम और डोमनी कुछ खेल वगैरह खेलते थे, उसी को डोमचक कहा जाता है। डोमचक ही आगे चलकर अब महिलाएं जो होती है, वहां की स्त्रियां जो होती है, बारात जाने के बाद गाती हैं, वो होता है। भिखारी ठाकुर की नाटक रचनाओं में इस परंपरा के आपको प्रसंग मिलेंगे। मिथिलांचल क्षेत्र में बेटी की विदाई के समय में एक और गाना गाया जाता है। ये तो हो गया जब बारात निकलती है। मिथिलांचल क्षेत्र में बेटी की विदाई के समय में एक गीत संगीत होता है, वह है समदा ठनी। याद रखेंगे, समदा ठनी गीत गाया जाता है। भोजपुरी प्रदेश में इसी समदा ठनी को बोला जाता है समदावन, और मगध के क्षेत्र में इसे बोला जाता है समदन। ठीक है, समदा ठनी, समदावन और समदन, ये तीनों एक हैं। विदाई के समय गाया जाता है। एक गाया जाता है मिथिला प्रदेश में, दूसरा भोजपुर प्रदेश में और तीसरा मगध प्रदेश में। ये संस्कार गीतों में आता है। विवाह संस्कार पर सबसे ज्यादा गीत है बिहार में, इसको आप जानिए। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग का तीसरा सेक्शन है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला, हम लोगों ने सेक्शन बांटा हुआ है। जैसे गाथा गीत हम लोगों का हो गया, हम लोगों ने संस्कार गीत पढ़ा, जाति संबंधी गीत पढ़ा, अब हम लोग ऋतु गीत पढ़े। इन गीतों में राज्य के मौसम के अनुसार गीतों को गाने की परंपरा है। ऋतु परिवर्तन होते ही गीत बदल जाते हैं। इन गीतों में कजरी, बिहार में खासकर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शैली है।
इसका उद्भव बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ, यहाँ पर याद रखेंगे। यहाँ पर कुछ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। कहरवा और दादरा, दो वर्ड मैं कह रहा हूँ, कहरवा और दादरा की लय में, यह जो कजरी गीत है ध्यान से सुनेंगे, कहरवा और दादरा की लय में ठुमरी शैली में कजरी को गाया जाता है। शैली ठुमरी शैली है और लय कैसा है, करवा और दादरा लय, करवा और दादरा लय में ठुमरी शैली में कजरी को गाया जाता है। ठीक है, कजरी का ही एक रूप मिथिलांचल में प्रसिद्ध हुआ जिसे कहा जाता है मलार। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, मलार। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। कजरी से ही संबंधित मैं बताता हूँ। कजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है, उत्तर प्रदेश से, बाद में यह बिहार में भी फैला। मिर्जापुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे बसा जिला है और वर्षा ऋतु में ये लोकगीत गाते थे। इसे सावन के महीने में गाया जाता था। यह अर्धशास्त्रीय गायन की विधा का रूप में विकसित हुआ है और बनारस घराना का इसमें बहुत बड़ा रोल है कजरी। ठीक है, वर्षा काल में कुछ और लोक धुनी बिहार में जो होती है, कजरी तो होती है और भी है, जिसे सावन बोला जाता है, झूला, हिंडोला प्रचलित है। तो याद रखेंगे, वर्षा काल में कजरी वर्षा काल में ही गाया जाता है, जिसे मिथिला प्रदेश में मलार। लय के रूप में देखा जाए तो कहरवा और दादरा लय में और ठुमरी शैली में गाया जाता है। वर्षा काल में ही संबंधित कुछ और भी गीत हैं, सावन, झूला और हिंडोला। आगे है फाग या होली। फाग या होली आपको पता ही है, बसंत ऋतु में गाया जाता है और फागुन के जब होली की शुरुआत होती है तब तक ये गाया जाता है। यह मुख्यतः समूह में गाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फाग गीतों में प्रेम, अनुराग तत्वों की प्रधानता होती है। बिहार में होरी और जोगीड़ा गाने की प्रथा है। होरी गाने में प्रायः पुरुष होते हैं और इसमें हर्षोल्लास रहता है, याद रखेंगे। तो होरी जो है, ये जो है गाने की एक प्रथा है और पुरुष इसमें भागीदार होते हैं अधिकतर। ठीक है, आगे चलिए। चैत मास में भी चैता गाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। श्रृंगार प्रधान है और विलंब लय होता है, इसका लय विलंब होता है, श्रृंगार प्रधान होता है। चैता जो है वैसे भी बिहार का एक विशिष्ट पहचान है, आपको पता होगा। करुणा रस भरा पड़ा है इसमें, लोक छंद युक्त होता है, इसको भी जान लें आप। चैता गायन मुख्यतः बिहार के मगही क्षेत्र और भोजपुरी भाषा क्षेत्र में पुरुषों द्वारा गाया जाता है। पुरुषों पर ध्यान रखेंगे, महिलाएं नहीं है इसमें, पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। ढोलक और झांझ मतलब अधिकतर इसमें प्रयोग होता है। जो गाते हैं चैता उसको घाटो कहा जाता है, याद रखेंगे। मुख्यतः भोजपुर प्रदेश में यह गाया जाता है। ये सभी ऋतु संगीत में आएगा। एक और भी ऋतु संगीत है, बारहमासी गीत। ठीक है, और ऋतु संगीतों में शायद सबसे लोकप्रिय है बारहमासी। इसमें 12 महीनों का वर्णन होता है और वस्तुतः वियोग गीत है, ऐसा गीत जिसमें 12 मासों का वर्णन होता है और वियोग गीत। यह भोजपुरी हो, चाहे मगही हो, मैथिली हो, अंगिका हो, बज्जिका हो, आदि सभी बोलियों में विस्तार इसका हुआ है। इसका आरंभ होता है आषाढ़ की पहली वर्षा से एवं अंत होता है जेठ की धूप में, इसका अंत होता है। बारहमासी गीतों को लघु रूप में चैमासा और छमासा गीत के रूप में भी बिहार में गाया जाता है। चैमासा में आषाढ़ से लेकर अश्विन और सावन से लेकर कार्तिक तक इन गीतों का प्रचलन रहता है। तो चैमासा में कब से कब तक रहता है, आषाढ़ से अश्विन और एवं सावन से कार्तिक। ठीक है, ये आप लोगों ने ऋतु संगीत पर गीत पढ़ा बिहार में। अब आते हैं पर्व गीत। हर एक पर्व पर बिहार में गीत है, छठ पर तो खासकर है, आपको पता ही है। लेकिन आज मैं एक इंपॉर्टेंट गीत के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। छठ की समाप्ति के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में मिथिलांचल क्षेत्र में स्त्री प्रधान नाटक गीत विशेष रूप से गाया जाता है, जिसे समा चेकवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समा चेकवा, याद रखेंगे। यह मिथिलांचल के अलावा मोतिहारी और भोजपुर क्षेत्र में भी गाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे, समा चेकवा। छठ के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में। आगे है जाति संगीत, आपने पढ़ ही लिया। आगे चलते हैं पेशा गीत। व्यवसाय मतलब होता है कोई व्यवसाय कर रहा है, धोबी हो चाहे कोई लोहार हो, वो लोग जो गीत गाते हैं हम लोग उस पर चर्चा करें। किसी कार्य विशेष में संपादन के समय जो गीत गाए जाते हैं, श्रम गीत या व्यवसाय गीत या पेशा गीत कहा जा सकता है उसको। बिहार में चक्की, पहले आटा की चक्की चलती थी, चला करके आटा पीसने के समय स्त्रियों द्वारा लगनी गाया जाता था। ठीक है,
इसे कई बार जैतसार भी कहा गया है। ठीक है। आप एक बात और भी जाने, ग्रामीण क्षेत्रों में नारियों को गोदा जाता था। वो जो आजकल आप लोग टैटू बनाते हैं, पहले हम लोग गोदना कहते थे। तो गोदना पढ़ने वाली स्त्री गोदना गोदने के समय गाना गाती थी, जिसे गोदना ही कहा जाता है, या गोदा पढ़ने वाला गीत कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। धान के रोपते समय कृषक मजदूरों के द्वारा भी एक गीत गाया था, जिसको चैंचर कहा जाता है, और कहीं कहीं से रोपनी भी कहते हैं, या रोपनी गीत भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे, बाल कीड़ा गीत, यानी जब बच्चे खेलते हैं उस समय भी कुछ गीत होता है, जरा देख लिया जाए। बाल जीवन से संबंधित गीतों को बाल गीत या शिशु गीत कहते हैं। वह गीत जो मनोरंजन के प्रयोजन से होता है, बेसिकली मनोरंजन इसके पीछे होता है। जैसे कुछ गीतों का मैं नाम बोल रहा हूँ, जरा सुन लीजिए उसको। अटकन मटकन, चौरा मुक्की, अट्टा पट्टा और कबड्डी गीत, ये सब इसमें आता है। बच्चों के उपटन लगाने के गीत को अपटोनी गीत भी कहा जाता है। अपटोनी, जब बच्चों को उपटन लगाया जाता था तो उस समय अपटोनी गीत गाया जाता था। इसके अलावा कुछ स्त्रियों द्वारा कुछ गीत स्त्रियों द्वारा तब गाया जाता है जब समूह में उनके बच्चे खेल रहे होते हैं। इन गीतों को क्या बोलाता है, जरा ध्यान समझ लीजिए। ओका बक्का तीन तड़ोका, ओका बक्का तीन तड़ोका, और कुछ जगह पहाड़ी। ठीक है। जब बच्चे समूह में खेल रहे होते हैं तो उस समय कुछ स्त्रियां गीत गाती है, उसको बोलते हैं ओका बोका तीन तड़ोका और पहाड़ी। ये गीत शामिल है, ये बाल कीड़ा संबंधित है। जरूर इस सब पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये आपको कला और संस्कृति संबंधित ये था। चलिए, आज के लिए इतना ही है। कला और संस्कृति के अगले सेशन में हम लोग और भी चीज़ों को देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई है। आज केवल हम लोगों ने लोकगीत पर चर्चा की। फिर मिलते हैं। नमस्कार।